हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो आज से नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज बैटरीज। तो इसमें जो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, आपकी जो बैटरी वगैरह है सब कुछ बढ़िया से डिस्कस किया जाएगा और इस पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यू होंगे सारे इस पर सॉल्व किए जाएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो आप ध्यान से देखिए और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि the mass of an ion liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity। ठीक है, मतलब जो चार्ज लिबरेट होता है m, वो जो है डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, कितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये किसका नियम है ये पूछा है इसने। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है यार, जो फैराडे ने नियम दिए थे आपको, उन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है, तो फैराडेज का जो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम था, 2 नियम में पहला नियम क्या था आपका कि जो भी द्रव्यमान लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, चार्ज के। ठीक है, क्यू, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एम प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, तो अब z क्या हो गया यहाँ पे, इससे हम क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है z। ठीक है, और इसे हम फैराडेज कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब ये तीनों चीज़ें तीन चीज़ हमने आपको बताई, प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी, और जेड आपका है केमिकल इक्विवेलेंट, इसे हम फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक दूसरा नियम भी दिया था। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका कि द मास ऑफ आयंस इज डिफरेंट सब्सटेंसेज लिबरेटेड एट द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मतलब कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी तब जो है, किसी भी 2 मटेरियल अलग अलग हैं लेकिन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, तब जो मटेरियल लिबरेट होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक के जो है वो बराबर होगा, कहने का मतलब ये है। तो दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं और इसमें आपको भी न्यूमेरिकल मिलेंगे 1-2 देखने के लिए, तो मैं आपको उसे सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन से आप 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू वो किस नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जेड लिखा था, इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था फैराडेज कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, एम की वैल्यू आपकी 1 ग्राम है और इधर आई और टी इनको भी हम यूनिटी मान लें अगर, तो यहाँ पे जेड ही आएगा ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैराडेज कांस्टेंट या केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और फैराडेज कांस्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसका ऑप्शन ये था, आपको देखिए टाइम दिया था, बोल्ट्जमैन दिया था, फैराडेज एंड बोल्ट्जमैन दिया था, तो आप यहाँ फैराडेज को करेक्ट मानेंगे, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन। तो सेल की कैपेसिटी किसमें मेजर की जाती है, पहला ऑप्शन है एम्पेयर, दूसरा ऑप्शन एम्पेयर आवर, और तीसरा क्या है वॉट, और चौथा क्या है वाट आवर। ठीक है, तो आपको पता है कि सेल की कैपेसिटी एम्पेयर आवर में दी जाती है हमेशा। ठीक है, एम्पेयर आवर, कहने का मतलब ये है कि लोड अगर एम्पेयर ज़्यादा है, ज़्यादा लोड लगा रहे हैं, एम्पेयर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आवर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि आई और एच का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोड घटाएंगे आवर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये है एम्पेयर आवर रेटिंग है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप याद रखिएगा, एम्पेयर आवर रेटिंग। ठीक है, इसमें दी जाती है सेल की कैपेसिटी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्टिव मटेरियल ऑफ लेड एसिड सेल आर। तो लेड एसिड सेल में एक्टिव मटेरियल क्या होता है, पहला ऑप्शन है स्पॉन्जी लेड, दूसरा ऑप्शन है लेड परऑक्साइड, और सी वाला क्या है डाइल्यूट H2SO4 और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव मटेरियल का मतलब ये होता है कि कितने जो है कंपोनेंट एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट भाग ले रहे हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, वो सारे एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में आएंगे।
तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि स्पॉन्जी लेड जो होते हैं आपका, वो हमारा नेगेटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड होती है, यानी PbO2। ठीक है, ये तो पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। और उसके बाद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, ये जो उसमें हम लिक्विड देते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें और रेशियो क्या होता है, जो शुद्ध वो वाटर और H2SO4 का रेशियो मिला के डालते हैं। तो ये याद रखिएगा, 3 भाग आपका जल रहेगा और 1 भाग आपका H2SO4 रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है के बाद, तो याद रखिएगा। तो अब देखिए कि तीनों जो है आप लेड पेरोक्साइड, स्पॉन्जी लेड, डाइल्यूट H2SO4, ये तीनों जो एलिमेंट है ये उसमें भाग लेते हैं एनर्जी कन्वर्जन में। तो ये तीनों एक्टिव मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सल्फेशन इज ए लेड एसिड बैटरी अकर्स ड्यू टू। तो सल्फेशन क्यों होता है? हैवी एनर्जी, हैवी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, अगला ऑप्शन क्या है, ट्रिकल चार्जिंग, इनकम्प्लीट चार्जिंग। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हैवी चार्जिंग। हैवी चार्जिंग अगर हम कर देते हैं तो इससे बकलिंग की जो है प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बकलिंग का मतलब ये होता है कि प्लेटें जो है फोल्ड होने लगती हैं, और जब फोल्ड होके ये पास पास आ जाएंगी तो इसमें जो है शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। अगर एक बार शॉर्ट सर्किट होगा तो बैटरी आपकी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हैवी चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग देते हैं। लेकिन जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है, याद रखिएगा, अगर बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है तो उसे हम पहले कांस्टेंट करंट चार्जिंग देते हैं। ठीक है, जब अबाउट 60% जब चार्ज हो जाती है तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में हम कांस्टेंट करंट चार्जिंग देते हैं, वो अच्छा रहता है। तो हम इस ऑप्शन से हिसाब से चलेंगे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा ट्रिकल चार्जिंग जो होती है, ट्रिकल चार्जिंग का मतलब इसे आवेशन में लगा के छोड़ देते हैं। बैटरी का ज़्यादा दिन यूज में नहीं होती है तो उसे ट्रिकल चार्जिंग लगा के छोड़ देते हैं। इसके कारण जो है ये आपका सल्फेशन प्रोसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया कई बार। ठीक है, तो ट्रिकल चार्जिंग इसका रीज़न है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7.6 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल, यानी कि जब लेड एसिड सेल को चार्जिंग में लगा दिया जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला क्या है, इट्स वोल्टेज इंक्रीजेज, इट्स गिव द आउटपुट एनर्जी, इट कैथोड बिकम्स डार्क चॉकलेट ब्राउन इन कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखिए जब चार्ज होगा तो उसका वोल्टेज इंक्रीज होने लगेगा, सबको पता है। लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आउट नहीं, अभी तो ये इन लेगा। चार्जिंग के दौरान ये एनर्जी को अंदर अपने बैटरी जो है क्या करेगी, संचय करेगी एनर्जी का। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता यहाँ से। सी क्या कह रहा है, इट्स कैथोड बिकम्स डार्क चॉकलेट ब्राउन इन कलर। तो इसके कैथोड जो है वो डार्क चॉकलेट हो जाती है। तो ये उल्टा बोल दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जब नेगेटिव की बात आएगी, ठीक है, तो वो चॉकलेटी हो जाएगी, सॉरी, वो आपकी ग्रे कलर में हो जाएगी निगेटिव वाली प्लेट। लेकिन पॉजिटिव वाली जो प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर। ठीक है, ब्राउन कलर में चॉकलेटी कलर में हो जाएगी कौन सी, पॉजिटिव, यानी कि PbO2 जो हो जाएगी आपकी, वो चॉकलेटी कलर होगी। तो इसमें कैथोड को दे दिया है, यहाँ एनोड होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी H2SO4 डिक्रीजेस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप H2SO4 डिक्रीजेस नहीं, ये देखिए होता कितना है, 1.2 मिनिमम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है H2SO4 की। लेकिन जब चार्जिंग के दौरान हम बढ़ा देते हैं, पूरी तरह चार्ज हो जाती है, तो ये बढ़ के कितना हो जाता है, 1.8 तक हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1.8 से अगर हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये बैटरी के लिए जो है वो क्या हो जाता है, ये एक डिसवांटेज यहाँ पे आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बैटरी का वो बढ़ने लगता है जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे ज़्यादा बढ़ाना भी अच्छा नहीं होता है। तो 1.2 से बढ़ के 1.8 तक जाती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन यही लगाएंगे, वोल्टेज इंक्रीजेज, वोल्टेज बढ़ने लगता है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स। ठीक है, तो लेड एसिड सेल की कैपेसिटी किस पे निर्भर नहीं करती है। तो पहला टेम्परेचर, दूसरा रेट ऑफ चार्ज, तीसरा रेट ऑफ डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करेगी, हाँ, टेम्परेचर पे करेगी,
आपको पता है कि जब बैटरी हम चार्ज करते हैं तो टेम्परेचर उसका बढ़ा रहता है, लेकिन जैसे चार्जिंग हटा देते हैं फिर टेम्परेचर उसका लो होने लगता है और थोड़ी बहुत वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होकर हमें मिलती है। प्रैक्टिकली भी ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, जो रेटिंग होती है फुल चार्ज के दौरान जितनी वोल्टेज हमें देखने को मिलता है जितना, उतना डिस्चार्ज होने के बाद नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर पे हम मान लेंगे रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, सॉरी रेट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पे तो डिपेंड करेगा ही, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल इस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन रेट ऑफ डिस्चार्ज पे जो है वो डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ चार्ज पे, क्योंकि चार्जिंग के दौरान आप तो कैसे भी चार्ज कर दो, जो उसकी कैपेसिटी है वो उतनी तो वो कवर करेगी ही। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर, रेट ऑफ डिस्चार्ज और क्वांटिटी तीनों पे डिपेंड करेगी। तो 7.7 का जो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा हमें वो बी वाला मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.8, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो चार्जिंग के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी की वो क्या हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, बिकम जीरो। तो मैंने अभी आपको बताया था 1.2 से हो जाती है 1.8, तो हमें बढ़ के मिल रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज होकर हमें मिलेगी 1.8 तक मिल जाती है। कभी कभी इसका जो ये डाटा भी आपसे पूछ लेता है, तो इससे भी आप माइंड में लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.9 क्या कह रहा है, द एक्टिव मटेरियल ऑन द पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट ऑफ फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी आर। तो एक्टिव मटेरियल क्या होता है लेड एसिड बैटरी में, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट बैटरी के एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे एक्टिव मटेरियल कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लेड एसिड, लेड एंड लेड परऑक्साइड बिल्कुल सही, लेड सल्फेट एंड लेड, लेड परऑक्साइड एंड लेड, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट जो होती हैं आपकी, ये पीबी जो होती है वो हमारी नेगेटिव प्लेट होती है, और पीबी फोटो जो होती है लेड परऑक्साइड वो पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक है, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो लेड परऑक्साइड एंड लेड, सी वाला ऑप्शन आपका। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लेड एंड लेड परऑक्साइड किया है, यहाँ लेड परऑक्साइड लेड है, लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया है स्टार्टिंग में इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव पे जाइएगा, लेड परऑक्साइड फिर ये, तो सी वाला लगाइएगा आप करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इज इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज। तो जब लेड एसिड बैटरी जो फुल चार्ज होती है तो उसकी पॉजिटिव प्लेट किस कलर में होती है, डार्क ग्रे, ब्राउन, डार्क ब्राउन, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए अगर निगेटिव प्लेट को कहे तो आप डार्क ग्रे लगाएंगे। ठीक है, ये ग्रे कलर में हो जाती है, लेकिन अगर वहीं पॉजिटिव की बात करें तो वो डार्क ब्राउन या चॉकलेटी कलर में हो जाती है। दोनों के कलर आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एक्टिव मटेरियल ऑफ निकल आयरन बैटरी आर। तो निकल आयरन बैटरी का एक्टिव मटेरियल क्या होता है, निकल हाइड्रोक्साइड, पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो ये देखिए सारे जितने भी हैं, निकल हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, ये क्यों मिलाते हैं आपको पता है, ये पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड मिलाते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने के लिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पहले आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये मिलाते हैं मिश्रण, इसे याद रखिएगा। तो ये देखिए निकल हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो आपके मिल रहे हैं वो करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है 12, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी एंड वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड सेल इज। तो अब देखिए दो एफिशिएंसी होती हैं, पहली क्या होती है आपकी एम्पियर आवर और दूसरी वाट आवर एफिशिएंसी। ठीक है, और एम्पियर आवर की जो वैल्यू होती है एफिशिएंसी की वो 80 से 90% के बीच में होती है, और वाट आवर की होती कितनी 60 से 70% के बीच में। तो अब 80 और 60 का ले लो या 90 और 70 का ले लो आप रेशियो। ठीक है, तो ये इन्हें कहा कि इसका एफिशिएंसी एम्पियर आवर एफिशिएंसी टू वाट आवर, यानी एम्पियर से तो ये एक से अधिक ही मिलेगा ना। अब ये मान लीजिए 0.8 कर लिया हमने, 80 को 0.8 मान लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने 0.6 मान लिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लो, तो 6 से 8 में डिवाइड करोगे आप तो 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, एक से ज़्यादा ही तो आएगा। तो ये कह रहा है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 7.13 क्या कर रहे हैं, द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन लेड एसिड बैटरीज गिवन बाय। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी जो फुल चार्ज हो गई है तो उसका इंडिकेशन क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे कि ये फुल चार्ज हो गई है। तो आउटपुट वोल्टेज से, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, या फिर अगला क्या ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन यहाँ पे वो डिलीट हो गया है थोड़ी, तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए फुल इंडिकेशन क्या हो जाएगा। सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो इसका, जो आप ये डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, इसकी आप ये देख लेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो अगर बढ़ी है तो फिर वो फुली चार्ज हो चुका है, अगर 1.8 तक है तो फुल चार्ज में है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी वोल्टेज भी चेक किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे आपको जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड पूछा है, ठीक है, यानी बेस्ट पूछा है, तो वो यही वाला आप लगाएंगे। तो हम क्या वो जो होता है उसकी ग्रेविटी चेक करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। तो स्टोरेज बैटरी जो पावर स्टेशन में लगी होती है लाइटिंग वगैरह के लिए, उसमें कौन सी बैटरी यूज होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, दो टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सब स्टेशन या पावर स्टेशन, सब स्टेशन या पावर स्टेशन में, और दूसरा आपका इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो जब सब स्टेशन की बात आए तो वहाँ पे हम लेड एसिड लगाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे इंडस्ट्री की बात आई जाएगी वहाँ निकिल आयरन बैटरी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो सब स्टेशन पे कौन सी, लेड एसिड, और निकिल आयरन की जो होती है वो इसमें इंडस्ट्री वगैरह में। अभी आगे क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, मैं आपको बताऊँगा, तो इसलिए आप याद रखिएगा इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7.15 क्या कह रहा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ चार्जर इज लेस देन द बैटरी ऑफ वोल्टेज, हायर देन द वोल्टेज ऑफ बैटरी, सेम एन बैटरी या वोल्टेज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि डीसी के कंडीशन में, यानी ये जब डीसी वाली बात आएगी सिर्फ तब के लिए वैलिड है ये। एसी के लिए तो आपको पता है कि वो लोड एंगल और वोल्टेज पे अलग अलग जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर डिपेंड करती है, वो तो मैं पावर सिस्टम में जब आपका वो कराऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे डीसी की बात नहीं है, तो डीसी में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए 10 वोल्ट है और यहाँ पे 8 वोल्ट है, तभी जो है करंट यहाँ पे फ्लो हो सकती है। एनर्जी का जो है यहाँ पे एक्सचेंज तभी होगा जब वोल्टेज जो है डिफरेंट मिले। तो आपको पता है कि अगर बैटरी का वोल्टेज 8 है और चार्जिंग का वोल्टेज 10 है तभी यहाँ करंट जाएगी। अगर यहाँ बैटरी का 8 है, यहाँ 6 कर दीजिए तो चार्जर से करंट यहाँ इधर नहीं बल्कि इधर से इधर ही आ जाएगी। तो आपको पता है कि वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए बैटरी के वोल्टेज से, तो हायर देन द बैटरी वोल्टेज, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसी के लिए कंडीशन वैलिड नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब आएगा आपका पावर सिस्टम में, जब ट्रांसमिशन लाइन वगैरह आएगा तो मैं वहाँ पे बढ़िया से आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। तो सेल्स को सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं, हमें क्या ज़रूरत होती है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सीरीज में क्या होगा, हमें वोल्टेज जो है बढ़ के मिलेगा, पैरेलल में करंट रेटिंग हमें बढ़ के मिलेगी। ठीक है, ये पैरेलल में हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी हो तो सीरीज, करंट रेटिंग बढ़ानी हो तो पैरेलल। ठीक है, लेकिन इससे ये भी यहाँ से एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद रखेंगे कि जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो मिलता है हमें वो बढ़ के मिलता है। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो घट के मिलता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए वोल्टेज सोर्स जो होता है हमारा, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, फिर दूसरा आपको यहाँ लगा दिए जब, ठीक है, तो इसका भी कुछ इंटरनल हो गया, तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते चले जाएंगे ऐसे। लेकिन जब पैरेलल में करेंगे तो अगर एक का आर है तो आर अपॉन एन हो जाएगा पैरेलल की कंडीशन में, तो घट के मिलेगा। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपको, 5 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, 2 वोल्ट के 5 सेल हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा। पहला ऑप्शन है 1 वोल्ट, दूसरा 1.5 वोल्ट, तीसरा 1.75 वोल्ट और चौथा 2 वोल्ट है। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज हमेशा जो है समान रहता है, तो वोल्टेज तो हमें 2 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन करंट रेटिंग जो है उसकी जो एम्पियर आवर रेटिंग जो होगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड एट टर्म ऑफ। तो कैपेसिटी, अभी ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। तो एम्पियर आवर में होती है, याद रखिएगा आप इसे, ठीक है। और इफिशियंसी क्या होती है, एक एम्पियर आवर एक वाट आवर होती है। और एम्पियर आवर की इफिशियंसी जो होती है क्या, वो 80 से 90% होती है। और वाट आवर की कितनी होती है, वो 60 से 70% होती है। और इनका रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा मिलेगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ निकल आयरन सेल, ठीक है, कोरोसिव फ्यूम्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, और वाटर इज नाइदर फॉर्म नार अब्जॉर्ब, निकल हाइड्रोक्साइड रिमेन अनस्प्लिट, इट्स ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो इसमें देखिए ये कोरोसिव फ्यूम आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये आपका जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और वाटर इज नाइदर फॉर्म नार एब्जॉर्ब, ठीक है। देखिए वाटर का तो कोई मतलब नहीं होता, ये लेड एसिड बैटरी में होता है, पानी जो आपका प्रोड्यूस होता है फिर वो H2SO4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो तो बस आपको लेड एसिड में देखने को मिलेगा, इसमें वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो बी वाले को हम प्रीफर करेंगे। अभी सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं। निकल हाइड्रोक्साइड रिमेन अनस्प्लिट, तो ये गलत हो गया आपका भाई। अब स्प्लिट नहीं होगा तो फिर एनर्जी कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा, तो इनका बचना बहुत ज़रूरी है। और इट्स ईएमएफ रिमेन कांस्टेंट, इनका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, तो ईएमएफ जो है वो बढ़ के मिलता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो आपको बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.29, as compared to constant current system, the constant voltage system of charging is lead acid cell, the advantage of reducing time of charging, increase cell capacity, ठीक है। तो देखिए जब कांस्टेंट वोल्टेज वाली बात आएगी तो आपको पता है कि भाई जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो करंट फ्लो उसमें काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। तो ये रिड्यूस द टाइम ऑफ चार्जिंग, टाइम का रिडक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। जब ज़्यादा प्रेशर से मिलेगा, वोल्टेज क्या है, प्रेशर ही तो जो करंट फ्लो कराने का काम करता है। ज़्यादा वोल्टेज तो प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी चार्ज हो जाएगी। और इंक्रीज सेल कैपेसिटी, ठीक है। तो सेल की कैपेसिटी जो है बहुत स्लाइटली जो हमें इंक्रीज होके मिलती है, ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। तो आप जो दोनों ऑप्शन प्रीफर करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बोथ हैं ए एंड बी, तो ये हम जो है ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ना कि पहला सिर्फ, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही दोनों प्रोसेस में हमें देखने को मिलती है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7.29 क्या कह रहा है, ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन रिविवाई, मतलब एक बैटरी जो डेड हो चुकी है उसे हम फिर से कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, अगर बैटरी डेड हो गई, ठीक है, तो उसका रिपेयर हम कभी नहीं कर सकते, वो बैटरी बिल्कुल बेकार ही हो जाती है, ठीक है। सारी प्लेटें उसकी जो हैं फिर से चेंज, मतलब नई बैटरी ही बनानी पड़ती है। तो इसके सारे ऑप्शन जो भी आपको देखेंगे गलत ही मिलेंगे। पहला क्या कह रहा है, एडिंग डिस्टिल्ड वाटर, गलत है भाई, वाटर मिलाने से कैसे सही हो जाएगी। एडिंग सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोरर, बिल्कुल गलत। ये डज ऑफ H2SO4, बिल्कुल गलत, ठीक है। तो इनमें से कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है जो बैटरी को फिर से सही कर सके। तो नन ऑफ दी अबव, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, एज कम्पेयर टू ए लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ निकल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू, ठीक है। तो इफिशियंसी की बात की आपको लेड एसिड में और निकल आयरन सेल में। तो इफिशियंसी जो होती है वो इसकी ज़्यादा होती है निकल आयरन की, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार पूछा जा चुका है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है निकल आयरन का, ठीक है, वो लगभग 4 से 5 टाइम्स होता है किसका, लेड एसिड का, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बिल्कुल ऐसे ही। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रखिएगा आप इसे, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू, तो ट्रिकल चार्जिंग किस में सहायता करती है, मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल, इंक्रीज रिजर्व कैपेसिटी, प्रिवेंट सल्फेशन, कीप इट्स फ्रेश एंड फुली चार्ज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो है ना, बैटरी को अब एक बार हम फुल चार्ज जब कर देते हैं तो उसके बाद अगर बैटरी यूज में नहीं आती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसका वोल्टेज डाउन होने लगता है, बिना यूज होते ही वो
डाउन होने लगता है वोल्टेज। तो अब वोल्टेज डाउन हो, बैटरी हमेशा हमें मेंटेन मिले फुली चार्ज, इसलिए हम ट्रिकल चार्जिंग उसमें लगा के छोड़ दे रहे हैं। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब बहुत ही कम धारा में बैटरी हमेशा चार्जिंग में लगी रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, द सब्सटेंस ऑफ सेल which take active part in chemical combination and hence produce electricity during charging and discharging are known as, कि मतलब जो मटेरियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मतलब चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में अपना जो है योगदान देते हैं जो मटेरियल, तो उन्हें एक्टिव मटेरियल कहते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल यही था सेम, तो उम्मीद है आपको याद ही होगा, अभी तो बताया था इसके बारे में। ठीक है, मतलब लेड हो गया आपका, लेड पर ऑक्साइड हो गया आपका, और H2SO4 हो गया, ये सारे एक्टिव मटेरियल कहलाएंगे लेड एसिड बैटरी के केस में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इन ए लेड एसिड सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अप्रॉक्सीमेटली कंप्रेसेस फॉलोइंग, मतलब इनका जो रेशियो होता है डाइल्यूट H2SO4 और आपका जो वाटर का, वो किस रेशियो में होता है। तो मैंने बताया था कि एक पार्ट जो रहेगा आपका वो H2SO4 रहेगा, तो 3 पार्ट उसमें जो है इसका वो क्या रहेगा आपका H2O। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है, याद रखिएगा। तो ये रेशियो याद रखिएगा, रेशियो कई बार एग्जाम में पूछता है, तो 1 और 3 उसमें रहता है ये, मतलब 3 H2O और 1 H2SO4। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिलेगा आपको। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे की सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और ये पूरी बुक इसी तरह आपको सोल्यूशन इस बुक का कराया जाएगा। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।